पढ़ेंगे हम लोग स्टीम टरबाइन के बारे में। तो स्टीम टरबाइन वो टरबाइन होता है जो कि स्टीम का यूज़ करके घूमता है। नॉर्मल हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ चुके होंगे, जो कि वाटर हाई वेलोसिटी से उस पर गिरता है और वो उससे नसता है। स्टीम टरबाइन क्या होता है ना कि स्टीम से नसता है। हाई स्पीड स्टीम का यूज़ करते हैं हम लोग टू रोटेट इट्स ब्लेड। जो टरबाइन का ब्लेड है ना, उसको घुमाने के लिए हाई स्पीड स्टीम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर हमें पावर देता है। अगर टाइप की बात करें तो दो तरीके का टाइप होता है, एक होता है इम्पल्स और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन को ही इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग है और इसका वर्किंग भी अलग अलग है। इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन होता है जिसमें टरबाइन के इनलेट पे, मतलब जब स्टीम उस पर गिरेगा तो उस समय स्टीम के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहता है। मतलब स्टीम के पास सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा, मतलब जो एनर्जी उसके मूवमेंट की वजह से, तो यानी टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहेगा। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है ना कि टरबाइन के इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में। और भी बहुत सारे डिफरेंस होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि और डिटेल में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो ये मेनली दो डिफरेंस होता है इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इम्पल्स टरबाइन। मतलब इम्पल्स टरबाइन क्या होता है? इम्पल्स टरबाइन वो टरबाइन है जिसपे टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन को हम लोग डी लेवल टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ये टरबाइन में क्या होता है ना कि एक नोजल होता है और एक मूविंग ब्लेड होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। जो नोजल होता है मेरे पास, वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। ठीक है, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल कुछ इस तरीके से होता है, स्टीम को इससे पास कराते हैं हम लोग। और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल से जब ये स्टीम पास होता है तो इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ वेलोसिटी है वो इस ब्लेड पे पड़ता है और इस टरबाइन को ये क्या करता है, रोटेट कर देता है, और रोटेशन से हमें पावर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, ये सिंपल इम्पल्स टरबाइन में एक नोजल है और एक मूविंग ब्लेड है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लेड घूमता है ना, ये बहुत हाई वेलोसिटी से घूमता है। अगर स्पीड की बात करें तो 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, तो इस स्पीड से ब्लेड घूमने लगता है। और आरपीएम का बात करें तो 30,000 आरपीएम से ये घूमने लगेगा, मतलब 30,000 रोटेशन एक मिनट में ये करता है। ठीक है, ये पूरा ब्लेड होता क्या है, इतने हाई रोटेशन को हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इतने हाई रोटेशन से पावर क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं, इससे पावर हम लोग ले लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा रोटेशन का फुल पावर का जो कंज्यूम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारा लॉसेज हो जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम की बात करें तो यही प्रॉब्लम होता है कि वेरी हाई पावर लॉस हो जाता है, क्योंकि इतना तेज नचता है ना ये, तो इसके इतने तेज नचने से हम लोग इसके से जो पावर आउटपुट लेते हैं वो पूरा का पूरा नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सारा पावर लॉस हो जाता है, और वो लॉस को बोलते हैं कैरी ओवर लॉस या लिविंग लॉस। ठीक है, तो अगर सिंपल इम्पल्स टरबाइन यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा, तो पावर लॉस हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम लोग इसमें कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग जानने से पहले इसका थोड़ा सा ये डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये चेंज किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी नोजल में कुछ पहले स्टार्टिंग में ऐसे बढ़ जाएगा। जब स्टीम नोजल से पास होगा तो इसका वेलोसिटी कुछ इतना दूर तक बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कुछ घट जाएगा। ठीक है, और घटने के बाद ये कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, और स्टीम की फिर बात करें ना तो यहाँ पे पूरा नोजल से निकलने के बाद ये इतना हाई वेलोसिटी स्टीम पहुँच गया। उसके बाद क्या होता है कि ये मूविंग ब्लेड में जैसे ही जाता है तो इसका वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होता है और फाइनल वेलोसिटी कुछ इतना हो जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, वो वेलोसिटी को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं पावर के तौर पे, अदरवाइज सारा लॉस हो जाता है। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये जो ऊपर गया ये वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक का बात करें
तो ये मेरा नोजल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो ये मेरा मूविंग ब्लेड हो गया। मूविंग ब्लेड में क्या होता है, जब मूविंग ब्लेड घूमता है स्टीम की वजह से, तो इसमें पावर, स्टीम का वेलोसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होता है, और इतना ही पावर को हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, बाकी जो है ना पावर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो बाकी पावर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पावर क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, ये लॉस पावर हो गया। तो इस लॉस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है, ज़रा ये देखते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है ना, कि कंपाउंडिंग एक तरीका है जिससे हम लोग स्टीम का जो वेलोसिटी है उसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें वेलोसिटी ऑफ स्टीम को नंबर ऑफ स्टेज से रिड्यूस किया जाता है। मतलब सिंपल इम्पल्स टरबाइन में क्या था, एक बार जब इंक्रीज हुआ तो पूरा मूविंग ब्लेड में डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, तो पावर लॉस हो जाता है इतना बजा, ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या करते हैं ना, इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करने से क्या होता है ना, कि हम उसके पूरे एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसीलिए कंपाउंडिंग को ज़रूरत पड़ता है। तो कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो वेलोसिटी, स्टीम के वेलोसिटी को रिड्यूस करना है, हमको हर टरबाइन में रिड्यूस करना है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करें तो उसी को बोलेंगे कंपाउंडिंग। 3 तरीके से कंपाउंडिंग करते हैं। पहला है वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, दूसरा प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, और तीसरा प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। ये 3 तरीका होता है, बारी बारी से देखेंगे। पहले हम देखेंगे वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम होता है। वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन का मतलब होता है कि वेलोसिटी को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करना, ठीक है। अगर इसका डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं कि वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो इसको जो ना कर्टिस टरबाइन भी बोलते हैं, नाम है इसका, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, जो सबसे पहले आविष्कार किए उसके नाम पे पड़ गया। इसमें 3 चीज़ रहता है, पहला होता है नोजल, दूसरा होता है मूविंग ब्लेड, और तीसरा होता है गाइडेड ब्लेड, ठीक है। अच्छा, और इस कौन सा टरबाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, मतलब वेलोसिटी को स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज करेंगे। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास इतना है, तो पहले इतना डिक्रीज किए, फिर उसके बाद इतना किए, फिर उसके बाद इतना किए, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके वर्किंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है मेरा, ठीक है। ये देखिए, ये होता है नोजल, ये होता है मूविंग ब्लेड, और ये होता है गाइड ब्लेड, 3 होते हैं। फिर यहाँ से फिर ये जो है ना, एक एक सेट हो गया कंप्लीट, नोजल, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मूविंग ब्लेड, ठीक है, और ये वाला स्टार्ट हो जाएगा गाइड ब्लेड। नोजल एक ही होता है, बाकी मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड अल्टरनेट लगे हुए रहते हैं। तो नोजल में क्या होगा ना, नोजल में वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो नोजल में मेरा जो वेलोसिटी है, वो नोजल में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और नोजल में वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यानी ये जो है ना, ये वेलोसिटी का हो गया ग्राफ, ये प्रेशर का। नोजल में क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया। मूविंग ब्लेड पे जैसे ही ये हाई वेलोसिटी स्टेम आता है, तो इसका ना कुछ पार्ट रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये कुछ वेलोसिटी इसका डिक्रीज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कंज्यूम हो गया मूविंग ब्लेड को घुमाने में। गाइड ब्लेड का काम क्या है ना, कि सिर्फ वो स्टीम को गाइड करता है, वो कंज्यूम नहीं करता है, वो स्थिर रहता है। तो वेलोसिटी गाइड ब्लेड के दौरान कुछ नहीं रिड्यूस होता है। फिर आया मूविंग ब्लेड, तो मूविंग ब्लेड में फिर इसका वेलोसिटी कुछ डिक्रीज होगा। गाइड ब्लेड फिर इसको गाइड करेगा तो इसका वेलोसिटी सेम रहेगा। तो कुछ इस तरीके से वेलोसिटी को देख रहे हैं आप, स्टेप बाय स्टेप। पहला जब मूविंग ब्लेड पे गया तो इतना वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, फिर गाइड ब्लेड के दौरान कांस्टेंट रहा, फिर मूविंग ब्लेड के दौरान डिक्रीज हुआ, गाइड ब्लेड के दौरान कांस्टेंट रहा। प्रेशर जो है ना, प्रेशर जो नोजल में घटा वो सेम रहेगा चारों बगल, ठीक है। सारे ब्लेड के दौरान प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है। तो कुछ इस तरीके से इसका वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और गाइड ब्लेड के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये बस स्टीम जेट को डिफ्लेक्ट करता है कि नेक्स्ट मूविंग ब्लेड के पास ये चला जाए, ठीक है। इसका बस यही काम है कि डिफ्लेक्शन करना है, स्टीम के एनर्जी को कोई कंज्यूम नहीं करता है गाइड ब्लेड, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना, डैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया है, इसके वेलोसिटी को ही कुछ कंज्यूम नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ ये अगर समझ ले, जो कि मैंने बताया अभी,
कि सारा प्रेशर ड्रॉप और इंथैल्पी ड्रॉप जो होता है वो सिंगल रो में हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, नोजल में, ठीक है। और रिजल्टेंट जो काइनेटिक एनर्जी है वो व्हील यानी मूविंग ब्लेड या व्हील जो बोलिए, उसमें नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड से क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है। एक मूविंग ब्लेड है, फिर दूसरा मूविंग ब्लेड है, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे मूविंग ब्लेड होगा, फिर गाइड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ऐसे करके नंबर ऑफ स्टेजेस में, ठीक है। ये आगे भी रहता है, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए ऐसा 2 पेयर बनाया है। ये फिर आगे भी ऐसे करके डिक्रीज होगा, ऐसे करके नंबर ऑफ स्टेजेस में क्या होता है, ये कंज्यूम होता है। तो इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना है, नोजल, मूविंग ब्लेड और गाइड ब्लेड। नोजल वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, मूविंग ब्लेड उस वेलोसिटी को लेके पावर कंज्यूम करता है, पावर प्रोड्यूस करता है, और गाइड ब्लेड बस गाइड करता है, ठीक है। आगे फिर बाकी दूसरे लेक्चर में देखेंगे प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।